हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग समझेंगे कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या चीज़ है। तो रिसर्च प्रॉब्लम जो है एक स्टेटमेंट है जो कि टॉपिक के बारे में इंट्रोड्यूस करता है, ये एक्सप्लेन करता है प्रॉब्लम के बारे में, एक्सप्लेन करता है सिचुएशन को, और वो एक्टिविटी जिसका हम लोग सोल्यूशन ढूंढने जा रहे हैं उस रिसर्च के अंतर्गत। अगला जो पार्ट होता है वो होता है लिटरेचर रिव्यू का, और लिटरेचर रिव्यू बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये जानकारी देता है जो रिसर्च टॉपिक है उससे संबंधित कितना काम हो चुका है, कहाँ पर गैप है, नॉलेज का एरिया जो है इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसमें देश विदेश में, आपके देश में क्या काम हुआ है अभी तक का, और कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पर काम नहीं हुआ, ये सभी बातें आपको रिसर्च लिटरेचर रिव्यू से ही पता चलती है। इससे टॉपिक जो है क्लियर हो जाता है, क्या काम करना है, कैसे काम करना है, ये भी पता चलता है। इसके बाद डेवलप करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ये कंप्लीट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए और स्पेसिफाइड होने चाहिए। ये जो ऑब्जेक्टिव हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं। पहले हो सकते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो कि मेन एम ऑफ द स्टडी को बताते हैं, और दूसरा ये जो ऑब्जेक्टिव होते हैं इनको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। दूसरे होते हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव जो कि मेन ऑब्जेक्टिव के बीच में इनको जो है कि इससे जो रिलेटेड होते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को रखा जाता है। ये जो ऑब्जेक्टिव होते हैं इनको जनरल ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है। अब वेरिएबल्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे, वेरिएबल्स, और जो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस की जाएगी। अब जो वेरिएबल्स हैं वो बेसिकली रिसर्च में हम लोग जो समझने की कोशिश करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टू एक्टिविटीज़, या एनालाइज करते हैं इफेक्ट ऑफ वन एक्टिविटी ऑन अनदर। एक एक्टिविटी का दूसरे एक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसको हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो वेरिएबल है वो कंटिन्यूअस हो सकते हैं। कंटिन्यूअस वेरिएबल वो होते हैं जिनको कि हम लोग डेसिमल में लिख सकते हैं, जैसे कि वजन। वहीं पर नॉन कंटिन्यूअस वेरिएबल या जिसको डिस्क्रीट वेरिएबल बोलते हैं इनको हम लोग डेसिमल में नहीं लिख सकते, इसमें होल नंबर लेना पड़ता है, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल हैं जो कि किसी दूसरे के, जिसके ऊपर किसी दूसरे का प्रभाव होता है। वहीं पर इंडिपेंडेंट जो होते हैं उसके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं होता है। ऐसे जो वेरिएबल होंगे उनको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। कैटेगरिकल वेरिएबल होते हैं जैसे कि ब्लड ग्रुप है, यहाँ पर ए बी और ए बी एंड ओ 4 ब्लड ग्रुप है, मगर इसको हम लोग कई भागों में बांट सकते हैं। ए प्लस ए माइनस करके 8 भागों में इसको बांटा जा सकता है। यहीं पे ये जो है मोनोकोटोमस हो सकते हैं जैसे कि यस या नो के फॉर्म में, ट्राई कोटोमस हो सकते हैं जैसे कि 3 के फॉर्म में, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड या एम्प्लॉयड। तो बहुत सारे डेमोग्राफिक वेरिएबल होते हैं जैसे कि एज, जेंडर, इनकम, मैरिटल स्टेटस, ये सारी चीज़ें, ऑक्यूपेशन। एक्टिविटी एरिया, एक्टिव वेरिएबल्स और एट्रीब्यूटेड वेरिएबल्स होते हैं। तो वेरिएबल को मीज़र किया जाता है। वेरिएबल को मीज़र करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक होता है नॉमिनल स्केल। ये जो नॉमिनल स्केल होता है इसको रैंक नहीं किया जा सकता है। जैसे कि ब्लड ग्रुप हुआ तो इसमें ए है या तो बी होगा या ए बी होगा या ओ होगा, इसमें बीच में रैंकिंग नहीं की जा सकती। वहीं पर जो ऑर्डिनल होंगे इनकी ग्रेडिंग की जा सकती है। ग्रेडिंग का मतलब है कि जैसे कि अगर किसी सवाल पर या किसी सवाल पर अगर ये पूछा जाए कि उसका आंसर कैसा रहा, तो वेरी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, न्यूट्रल, डिससेटिस्फाइड या जो है वेरी डिससेटिस्फाइड, जैसा कि स्टार रेटिंग जो होती है 5 स्टार रेटिंग, उसमें इस तरह की जो रेटिंग होती है उसको यूज़ किया जाता है। वहीं पर इंटरवल स्केल होंगे तो जहाँ पर ये इंक्रीमेंटल हो सकते हैं, या टाइम, टेम्परेचर, परसेंटेज, ये सभी जो होते हैं ये इंटरवल स्केल के अंतर्गत आते हैं। वहीं पर रेशियो स्केल जो होंगे इनको रैंक में एक्सप्रेस किया जा सकता है, और इनकी जो वैल्यू होती है वो 0 भी हो सकती है।
जैसे कि अगर हम लोग व्यू देखें यूट्यूब चैनल का, तो इसको हम लोग रैंक कर सकते हैं कि किसी मंथ में जो नंबर था वो लास्ट मंथ से कितना था, कम था या ज़्यादा था, इसको हम लोग इसके अंतर्गत मेजर करते हैं। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में जो प्रोपोर्शन होता है, किसको हम लोग टेस्ट करने वाले हैं, और प्रेडिक्ट करने वाले हैं किसी को जो पर्टिकुलर रिलेशनशिप है दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में, उसकी हम लोग टेस्टिंग करते हैं। यही हमारी हाइपोथेसिस होती है। हाइपोथेसिस का जो फंक्शन होता है वो क्लैरिटी प्रोवाइड करती है, प्रिसिशन देती है, और जो है फोकस जो है रिसर्च का बढ़ाती है। फार्मूलेट करते हैं थ्योरी को, जिससे कि जो रिसर्च है वो हमारी ब्लाइंड ना हो जाए, और ये ऑब्जेक्टिविटी को बढ़ाने का काम करती है। जो हाइपोथेसिस है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है नल हाइपोथेसिस और दूसरी होती है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस उस हाइपोथेसिस को बोलते हैं जो कि दो फिनोमिना के बीच में कोई भी डिफरेंस शो नहीं करती है, जैसे कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द इफेक्ट ऑफ ड्रग ए एंड बी। यहाँ पर दोनों ही ड्रग के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। वहीं पर जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो फ़र्क करती है, जैसे कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग ए एंड ड्रग बी। तो एक जो है ड्रग ए और बी के बीच में डिफरेंस हो सकता है। तो इस प्रकार से जो है हाइपोथेसिस होती हैं। अब यहाँ पर जो रिसर्च डिज़ाइन को प्रिपेयर किया जाएगा, और रिसर्च डिज़ाइन में सैम्पलिंग, जो सैम्पलिंग है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है कि हम लोग किस सैंपल को लेते हैं। सैम्पलिंग जो है कई प्रकार की होती है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें कि रॉ डेटा में से हमने कुछ जो है सैंपल को सेलेक्ट कर लिया और रैंडमली इसको सेलेक्ट किया है। ये जो होता है इसमें टाइम को बचाने का ये एक तरीका होता है। इसके बाद दूसरी होती है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टेटा है, जैसे कि एज, जेंडर, इनकम ग्रुप, ऑक्यूपेशन, एजुकेशनल लेवल, इसमें से पहले हमने इसको स्ट्रेटिफाइड कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे जो वो ग्रुप है उसमें से हम लोग रैंडमली सेलेक्ट कर लेंगे, इसको स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। पहले स्ट्रेटिफाइड किया, बाद में रैंडम ले लिया है। दूसरा है क्लस्टर सैम्पलिंग। तो क्लस्टर का मतलब होता है झुंड, और एक झुंड में से हमने क्या किया है, क्लस्टर में से हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद होता है क्वाजी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसके अंतर्गत आती है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ये जो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होती है ये किसी पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करती है। जैसे कि अगर हमें 100 स्टूडेंट्स की एक क्लास है, जिसमें से हमें 10 स्टूडेंट्स को चूज़ करना है, तो पहला अगर हमने किया, पहला हमने जो स्टूडेंट है मान लीजिए कि 4th है, उसको हमने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया। मगर अब 4th के बाद अब हम लोग रैंडमली नहीं सेलेक्ट करेंगे, अब हम लोग 10-10 के डिफरेंस पे करेंगे। तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे 4th, 14th, 24th, 34th, 44, 10 के डिफरेंस पे सेलेक्ट करते चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर इस प्रकार हम लोग जो है सैम्पलिंग करेंगे। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग का मतलब है कि जैसे कि एक प्रदेश में 190 कॉलेज हैं, मान लीजिए कि उसमें 19 डिस्ट्रिक्ट हैं और 19 डिस्ट्रिक्ट में 190 कॉलेज हैं। इसमें से अगर हमको लेना है, अगर हमें 100 स्टूडेंट का चुनाव करना है, तो हम लोग सारे डिस्ट्रिक्ट को ना लेकर के सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट ले लेंगे, और 5 डिस्ट्रिक्ट में हर डिस्ट्रिक्ट में 2 कॉलेज लेंगे, और उस 2 कॉलेज में हर जगह पर 10 स्टूडेंट, अगर 100 स्टूडेंट लेंगे तो 100 स्टूडेंट इंटू 10, कुल मिलाकर 1000 स्टूडेंट की हमारी सैम्पलिंग यहाँ पर तैयार हो जाएगी। इसी प्रकार से कोटा सैम्पलिंग होती है, जिसमें कि कोटा डिफाइन होता है। कोटा का मतलब कितने परसेंट कितने लोग बिलोंग करते हैं। जैसे कि किसी कॉलेज में 50% स्टूडेंट साइंस के हैं, 40% जो है सोशल साइंस के हैं, 10% लैंग्वेज के हैं, तो हम लोग जो है अगर हमें 100 स्टूडेंट्स का सैंपल लेना है तो हम उसी परसेंटेज के हिसाब से 50, 40 और 10 करके ले लेंगे। इसमें पर्पसिव सैम्पलिंग होती है, और जिसमें कि पर्पसिव सैम्पलिंग का मतलब है कि कोई ऐसा ग्रुप है जो कि उसके बारे में बात कर सकता है, उस बारे में हमें जानकारी दे सकता है। स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है कि हमें
एक चेन मिल जाती है। जैसे कि आप एक डॉक्टर से बात की और उसने किसी दूसरे डॉक्टर को रिफ़र कर दिया, फिर उसने अगले डॉक्टर को रिफ़र कर दिया, तो ये स्नोबॉल सैम्पलिंग हो जाती है, क्योंकि एक ही प्रकार का व्यक्ति है वो इंटरव्यू देगा और दूसरे प्रकार के व्यक्ति को वो बता देगा। इसके बाद जो अगला होता है वो होता है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन जो है, डेटा कलेक्शन दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा हम लोग सर्वे, क्वेश्चनार, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, इन सभी चीज़ों से कलेक्ट करते हैं। वहीं पर जो सेकेंडरी डेटा है वो हमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो डेटा होता है, जैसे कि न्यूज़पेपर या हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, कोई बुक, कोई रिपोर्ट मिनिस्ट्री की, जर्नल्स, बजट, सेंसस, ये सारे जो डेटा होते हैं जो हमें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर, हम पहले अपने कहीं से लिए हुए हैं, ये सारे सेकेंडरी डेटा होते हैं। इसमें डेटा की एनालिसिस की जाती है। डेटा एनालिसिस के लिए बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे SPSS सॉफ्टवेयर, R लैंग्वेज, स्टेटा, ये सारे जो होते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें हम लोग बहुत सारा एनालिसिस करते हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी का यूज़ करेंगे, वहाँ पर जो है यस या नो में डेटा हो सकता है। परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, मीन कैलकुलेट करेंगे जो कि एवरेज को बताएगा, मीडियन कैलकुलेट करेंगे जो कि मिडिल वैल्यू बताएगा, मोड कैलकुलेट करेंगे जो कि मैक्सिमम वैल्यू को बताता है। उसी प्रकार से स्टैंडर्ड डेविएशन की, अगर हम ए और 2 को कंपेयर कर रहे हैं तो कितना जो है डेविएशन शो करता है, उसको हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन से निकालने का काम करते हैं। कोरिलेशन निकालते हैं कि दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, कितना उनके बीच में क्लोजनेस है। तो निगेटिव कोरिलेशन भी हो सकता है और पॉजिटिव कोरिलेशन भी हो सकता है। तो इसके बाद होता है रिग्रेशन, और रिग्रेशन जो होता है एनालिसिस जो ये बताती है कि डिग्री ऑफ जो है एक्सप्लेन्ड वेरिएशन की वो कितनी होती है। इसमें हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट और एफ टेस्ट को निकालते हैं, जिसकी की एक वैल्यू होती है, जिसका एक सिग्निफिकेंस लेवल होता है 5% से लेकर 1% तक का। यहाँ पर दो प्रकार की एरर जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आ सकती है। पहली टेस्टिंग जो होती है, ये कुल मिला के इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहली जो है वो है कि नल हाइपोथेसिस इज ट्रू बट इट हैज़ बीन रिजेक्टेड। दूसरी होती है कि द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड इट इज़ नॉट बीन रिजेक्टेड। तीसरा है द नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स एंड इट हैज़ बीन रिजेक्टेड। और चौथा है नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स बट इट हैज़ नॉट बीन रिजेक्टेड। तो ये 4 प्रकार की जो है एरर हैं। इसमें जो है टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर जो है कही जाती हैं। तो इसमें टाइप 1 एरर है जब हाइपोथेसिस इज ट्रू मगर इसको रिजेक्ट कर दिया गया है, और टाइप 2 एरर जो होती है उसमें व्हेन द हाइपोथेसिस इज फॉल्स बट नॉट गेट रिजेक्टेड, तो इसको जो है टाइप 2 एरर बोलते हैं। इसके बाद जनरलाइजेशन किया जाता है डेटा का, इंटरप्रिटेशन किया जाता है और रिसर्च जो है रिसर्च को तैयार किया जाता है। यहाँ पर जो रिसर्च की रिपोर्ट होती है उसमें टॉपिक ऑफ रिसर्च होगा, ऑब्जेक्टिव, वेरिएबल, हाइपोथेसिस, मेथड और जनरलाइजेशन, इंटरप्रिटेशन, इन सभी चीज़ों को कंबाइंड करके रिसर्च रिपोर्ट को तैयार किया जाएगा। इसमें एक्नॉलेजमेंट, बैकग्राउंड, एब्स्ट्रैक्ट, इंडेक्स, लिस्टिंग, लिस्ट ऑफ टेबल्स, पिक्चर्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाली जाएंगी। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, समरी, रिकमेंडेशन, रेफरेंसेस, ये सभी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है थीसिस राइटिंग में। बाकी नेक्स्ट पार्ट पे। थैंक यू।